पूरे 7 दिन बाद इतवार को ठीक 5 बजे शाम को सरस ने शिखा के दरवाजे पर कुंडी खड़खड़ाई। दरवाजे के दोनों किवाड़ झटके से ऐसे खुले मानो खड़कने ही इंतजार में थे। शिखा का चेहरा सरस को देखते ही प्रसन्न और खुशी से दमक उठा। वह दरवाजे से एक तरफ हो गई और सरस को अंदर आने के लिए कहा। 2 कमरे का छोटा सा किंतु साफ सुथरा और व्यवस्थित ढंग से सादगीपूर्ण करीने से आम गृहस्थों की रोजमर्रा की चीज़ों से सजा घर, खामोश, कहीं कोई आवाज़ नहीं, पूर्णतया शांति से भरपूर शिखा का घर सरस को बहुत अच्छा लगा। शिखा उसे कमरे के साथ वाली गैलरी से पार कराकर ले आई अपने मकान के पिछवाड़े में। बाहर से जितना शांत और खामोश लगा वह मकान पिछवाड़े से उतना ही चंचल और रंगीन खुशबुओं से तरबतर महसूस किया उसने। कमरों की दीवारों से थोड़ा हटकर तराशी हुई हेज रोपी हुई थी घास के लान के चारों तरफ। लान की हरी घास 1-2 दिन पहले ही काट गई थी। चारों कोनों पर 4 तरह के गुलाब खिले हुए थे। लान के बीचों बीच में एक फूलों के पौधों की लंबी कतार उसे 2 पंक्तियों में बांट हुई थी। वहाँ लान में 3 कुर्सियाँ और छोटी सी मेज बिछी हुई थी। शिखा के कहने पर वही बैठ गए दोनों। उसे बहुत ही अच्छा और मनोरम लगा इस मकान का पिछवाड़ा। सरस को वहाँ अकेला छोड़कर शिखा अंदर जाने को ही थी कि एक अधेड़ महिला, जिसकी कानपट्टी के कुछ बाल सफ़ेद हो चुके थे, सादी साड़ी और सफ़ेद ब्लाउज में हाथ में पानी के गिलासों के ट्रे लिए आ गई वहाँ। एक बार हाथ में पकड़ी ट्रे को देखा उसने, एक बार महिला की तरफ, फिर शिखा को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगा। मेरी मम्मी है ये सरस। सरस समझ तो पहले ही गया था, फिर उठकर पैर छूते हुए शिखा की मम्मी बोले, अरे अरे क्या करते हो, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुमने मुझे सम्मान दिया, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सरस का उन्हें स्नेह से सिर चुपकारा। पानी की ट्रे में से एक एक गिलास करके दोनों ने उठा लिया और पीकर बैठ गए तीनों वही कुर्सियों पर। मम्मी, तुम सरस से बातें करो जब तक मैं कुछ खाने पीने के लिए बनाती हूँ। आज कर लेना ढेर सारी बातें। मैं कहती थी ना कि वक्त आने दो, बातें भी करवाऊंगी और मिलवाऊंगी भी सरस से तुम्हें, शिखा ने उठते हुए कहा और रसोई की तरफ चली गई। शिखा के जाने के बाद उसके उतावलेपन पर कहा उसके मामी ने, बहुत भावुक और उतावली है हर बात में। बहुत बार, बल्कि हर रोज़ एक ना एक बार अक्सर तुम्हारा जिक्र कर रही देती है मेरे सामने, सरस की तरफ देखते हुए कहा उन्होंने। सरस कुछ नहीं बोला, सिर्फ सुनता रहा और बीच में सिर्फ हाँ हूँ ही करता रहा। भले ही तुम प्रत्यक्ष रूप में पहली बार मिल रहे हो बेटे, किंतु अब तुम्हारा नाम मेरे घर का सा अपना सा हो गया है। एक इच्छा जरूर थी कि तुमसे एक बार मिलूं, बात करूं, वह भी आज पूरी हो गई। शिखा की मम्मी ने महसूस किया कि सरस कुछ संकोच सा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, तकल्लुफ़ मत करो, ज़रा आराम और निश्चितता से बैठो बेटा, घबराओ बिल्कुल मत। ऐसा समझो अपने घर में
अपनों के ही साथ बैठे हो। शिखा कहा रही थी कि तुम्हारी थीसिस पूरी हो गई है और अब तुम अपने लेखन के लिए कुछ करना चाहते हो। काफ़ी देर तक बोलती रही मिसेस निर्मला, शिखा की मामी। जी हाँ, मैं सोचता हूँ अध्ययन कार्य तो पूरा ही हो गया है, अब कुछ अपने क्षेत्रों में बारे में ही शुरुआत कर दी जाए। वैसे ये भी अजीब इत्तेफाक की बात है कि आपकी शिखा मुझे मेरी राहों, मंजिल और ध्येयों के रास्ते में सच्चे दोस्त की तरह मिली। वाकई बड़ी जीनियस और तीव्र बुद्धि की स्वामिनी है शिखा। क्या उसने मेरे बारे में मतलब अपने बारे में नहीं तुम्हारे बारे में आपको कुछ बतलाया? सरस अपनी बात कहते कहते बातों का रुख दूसरी तरफ ले गया, किंतु वहाँ भी वह लड़खड़ा गया। उसका शब्दों का बार बार रिपीटेशन और घबराहट को देखकर हंस पड़ी मिसेस निर्मला, बड़े जोर से ठहाका लगाकर। काफ़ी देर हंसने के बाद भी जब चुप नहीं हुई उनकी हंसी, तो सरस सोचने लगा कि कोई बेतुकी की या बचकानी बात तो नहीं कर गया वो। सोचते हुए चुप ही रहा सरस। सरस बेटे, तुम जो कुछ भी बात करते हो उसने मुझे सब कुछ बतला दिया है, जो तुम अब तक करते चले आए हो। शिखा मेरी बेटी ही नहीं, मेरी जीवन की सबसे अच्छी दोस्त भी है। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं कि शिखा, हाँ बस शिखा ही हो सकती थी मेरी बेटी, मेरी दोस्त, मेरी अंतरम। उसकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। तुम्हारे बारे में, तुम्हारे आपसी संबंधों के बारे में उसने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई है जिंदगी में। और शिखा बहुत अच्छी सहेलियाँ भी है। हंसी में इसलिए थी कि तुम्हारी घबराहट और शब्दों के उच्चारण की लड़खड़ाहट में किसी मासूम बच्चे की छवि बन रही थी, और मैं सोच रही थी कि शिखा के अनुसार इसी सरस के इतने ऊंचे मंसूबे और उड़ाने हैं अपने ज़िंदगी के ध्येयों के बारे में, जो मेरे सामने बोलते बोलते हकलाकर बार बार उन्हीं शब्दों को घबराहट में बोले जा रहा था। सरस की चौकित मुद्रा को देखकर मिसेस निर्मला ने बताया उसे, नहीं, ये बात नहीं। मैं तो एक छोटा सा व्यक्तित्व मात्र हूँ, जो अपनी मंजिल पर, अपनी लक्ष्य के रास्ते पर चलना सीख रहा हूँ। शिखा ने आपको बहुत ऊंचा कहा होगा मेरे बारे में। घबराया वास्तव में इसलिए था कि पता नहीं उसने मेरे बारे में आपको क्या बतलाया हो। अच्छा, एक बात बतलाएगी मम्मी? कुछ रुक गया कहते कहते सरस अचानक अपनी मुख से निकले मम्मी संबोधन से मिसेज निर्मला को भी ये संबोधन अंदर तक ममता से झिंझड़ कर रख गया। वे आंखों की मौन भाषा द्वारा ही पूछने लगी कि रुक गई क्यों बेटे? कहो, आगे भी तो कहो। आपने शिखा को ऐसा ही क्यों बनाया? आम भारतीय लड़कियों की तरह उसमें संस्कारों की रूढ़िवादिता, विचारों और मान्यताओं की संकीर्णता नहीं है। वह जिंदगी को अपने एक अलग नजरिए से देखते हैं। ऐसा मैंने अनेक बार और हर बार महसूस किया। सरस अब काफ़ी खुल गया शिखा की मम्मी के साथ। शिखा हाथ में पकौड़ा की प्लेट और चाय की केतली थर में वहाँ आ गई। मेज पर सारा सामान रखकर अंदर से 3 मग ले आई और चाय डालने लगी। बात जो बीच में रुक गई फिर शुरू हुई मिसेस निर्मला के कहने के साथ। हाँ शिखा, मैं अपना एक अलग सा दिमाग है और मैंने इसे उसका उपयोग करना भी खूब अच्छी तरह सिखलाया है। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ज़िंदगी की पथरीली चट्टानों से गुजरने के बाद भी जिस्म से खून की फुहारें छूटने पर भी मेरी बच्ची उफ तक नहीं करेगी, क्योंकि मैंने मानसिक
यातनाएं और शारीरिक दुख जिंदगी में बड़े पास से और अपने आप में भोगी है। तभी मैंने ऐसी शिक्षा इसे दे दी। मैं अपनी बच्ची को इन पुरानी और दगियानुसी झूठे आदर्शों की बोली कभी नहीं चढ़ने देना चाहती। जिस तरह की जिंदगी में खुद अब तक जीती चली आई हूँ, उस आग में मैं इसे नहीं धकेल सकती। समाज के अपमान और दुखों को एक कड़वी दवा और अच्छी नसीहत के नाते आज तक मैं खुद अपने गले के नीचे उतारनी आई हूँ। पूरी तख्ता की जिंदगी एक ऐसी पगडंडी है, अंधकार भरे रास्ते की, जिसे ना अपनी मंजिल का पता है, ना अपने वजूद का ही एहसास है। समझ पर बोझ और ज़बरदस्ती की ना अहमियत रखने वाली वस्तु बन गई है। आज की छोड़ी हुई नारी। मिसेस निर्मला ने मन में आए विद्रोही भावों को सुना ही डाला सरस को। सच में आपने इसे 21वीं शताब्दी की बिल्कुल सही नसीहत और सीख दी है। सरस काफ़ी प्रभावित लगने लगा उनसे। अरे मम्मी, आप भी क्या बात ले बैठी? इन्हें आप चाय पिलाओ अपने हाथ से बनाकर। काफ़ी देर से चुप बैठी शिखा ने अपनी माँ को चाय की केतली हाथ में देते हुए कहा, मैंने तुम्हारा वह उपन्यास पढ़ा है जिसको तुमने शिखा को फेयर करने को दिया था। अचानक ही उसकी प्रति टाइपिंग के बाद शिखा ने किताबों की शेल्फ में ऊपर ही ऊपर रख छोड़ी। जब अनायासी नीचे तुम्हारा नाम लिखा नजर आया मुझे तो उसे पूरा पढ़ गई। वाकई क्या चीज़ लिखी है तुमने? मिसेस निर्मला ने प्रशंसा भाव दिखाते हुए चाय के कपों में चीनी घोलते हुए कहा। पसंद आया आपको? सरस ने कहा, बेहद। वाकई तुमने लिखने और विचारने के लिए लेखन का क्षेत्र बिल्कुल सही चुना है। लिखने के मसले में तुम्हारे शब्दों का चयन, भावों की अभिव्यक्ति और कथानक के मर्मांतखन तुम्हारी कलम द्वारा बड़ी मजबूत गिरफ्त से बांधे गए हैं। तुम बहुत तरक्की करोगे एक रोज, मेरा ये विश्वास है। निर्मला ने चाय का कप सरस के हाथ में देते हुए कहा, मम्मी, सरस इसे जल्द ही प्रकाशित कराना चाहते हैं। अभी इतनी जल्दी क्या ये ठीक रहेगा? शिखा ने पूछा अपनी मामी से। हाँ, मैं चाहता हूँ इधर शिखा का एमएड हो, उधर मेरी पीएचडी हो और इधर मेरा साहित्य में इस उपन्यास द्वारा प्रवेश हो। कैसा रहेगा आपको ख्याल में? सरस ने बीच में ही शिखा की बात काटते हुए पूछा निर्मला से। लोगों के विचार को जिस तरह तुम दोनों कार्यान्वित करने पर तुले हुए हो, उससे मुझे कोई शक नहीं कि तुम्हें सफलता ना मिलेगी। मिसेस निर्मला ने प्रोत्साहित किया उन्हें। मम्मी, क्या मुझे ताउम्र के लिए शिखा दे सकोगे? सरस के कहने के बाद सन्नाटा सा व्यक्त हो गया वहाँ। एक क्षण पहले की बातें इस प्रश्न ने ख़त्म कर दी। इससे ज़्यादा मेरी खुशी का दिन कब होगा, जब तुम जैसा होनहार, बुद्धिमान, तेजस्वी दामाद मुझे मिलेगा। लेकिन एक बात है बेटे, मेरे जीवन की जमा पूंजी, मेरे धरोहर, मेरे जीवन की सारी तमाम आकांक्षाएं शिखा में निहित है। इसे किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक कष्ट मत देना। ऐसी आशा भी है तुमसे। अपनी तरफ से हर तरह से आपकी इच्छा का पूरा ख्याल रखूंगा।
शेष तो नियति के हाथ में है, सरस ने कहा। शिखा की मम्मी फिर वहाँ से उठ गई और अंदर चली गई। सरस और शिखा थोड़ी देर तो इधर उधर की बात करते रहे। फिर शिखा से पूछा उसने, क्या शिखा, जो बात मैंने मम्मी को कही है उसमें तुम्हारी क्या राय है? विचार तो तुम्हारे नेक और बिल्कुल सही है, किंतु मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम्हें उपन्यास निकलवाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है। जल्दी है शिखा, इसे तुम नहीं समझोगे। वैसे मेरी एक प्रकाशक के यहाँ बात भी हो चुके हैं, बस आखिरी अनुबंध करना भर रहा था। चलो फिर जैसा तुम ठीक समझो। तब तक मैं भी मामी जी की लड़की की शादी में इलाहाबाद इस 12 दिन लगाकर आ जाती हूँ। मेरे जाने के बाद काफ़ी फुर्सत रहेगी तुम्हारे पास उपन्यास को संशोधित करने की, जैसा उचित समझ करना। शिखा ने अपनी सहमति देकर सरस से कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। तब तक तुम्हारा भी परिणाम आ चुका होगा। इधर तुम अपनी डिग्री ग्रहण करोगे, उधर मुझे डॉक्टरेट मिलेगी और मेरे जीवन संघर्षों के रूप में प्रथम उपन्यास प्रकाशित होगा। फिर बस मामी से इजाज़त ले हम तुम एक बंधन में बंध एक ही हो जाओगे। क्यों, क्या सोचती हो इस बारे में? सरस ने शरारत से शिखा की तरफ देखते हुए पूछा। धत, ये सब मामी का कार्यक्षेत्र है, उनसे ही पूछो इस बारे में। शिखा ने शर्माते हुए सरस की तरफ नाक सिकोड़ी। अच्छा, बातें बहुत हो गई, अब सारा टाइप किया हुआ कार्य मुझे दे दो जिसमें मैं चलूँ, सरस ने कुर्सी छोड़ते हुए कहा। शिखा अंदर से उपन्यास की हस्तलिखित और टाइप की हुई कॉपियाँ ले आई और उसे सौंप दी। अच्छा, अब चलूँगा। ढेर सारी शुभकामनाएं और आशाओं के लेते जाओ मेरी तरफ से। इतना कहकर शिखा ने सरस के मस्तक पर चुंबन अंकित कर दिया। अब तो 10-15 दिन बाद ही मिलेंगे, यही आऊँगा सीधा तुम्हारे घर। तब तक तुम भी इलाहाबाद से लौट आओगे ना? हाँ। फिर सरस ने शिखा की आँखों को वीरानियों को अपने अधरों से हुआ और निकल आया उसके घर से बाहर। सरस एक फूटता हुआ झरना, निर्मल स्वच्छ कलकल करते जल की भांति बस बह रहा था, बहे जा रहा था अपने लक्ष्य की तरफ। अपने सारे कागजात और उपन्यास की प्रतिलिपि लेकर पहले वह अपने गुरुजी और कॉलेज के प्राध्यापक नरेन जी के घर पहुंचा, जिससे अगर उपन्यास में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे प्रकाशक को देने से पहले वह संशोधित कर ले। नरेन जी घर पर ही मिल गए। उन्होंने उपन्यास को लेकर सरसरी तौर पर वही बैठे बैठे पढ़ डाला। पढ़ने के बाद चेहरे पर मीठी मुस्कान और आँखों में प्रशंसा के भाव साफ दिखाई पड़े उसे। सरस को लिखने के सिलसिले में नरेन जी ने काफ़ी उत्साहित किया और प्रोत्साहन दिया था। मनोविज्ञान के एक अच्छे प्रोफेसर होने के साथ वे एक सहृदय इंसान भी है, तभी तो उन्होंने इतने सारे विद्यार्थियों में से चुनकर उसे प्यार व स्नेह दिया। सरस ने मन ही मन सोचा, वाकई सरस, मुझे लगता है तुम्हारा ये उपन्यास मात्र उपन्यास ही नहीं है, बल्कि तुमने इसमें आज के जीवन की त्रासदी, आज के मानव की छटपटाहट और अकुलाहट भरी पुकार को बड़ी खूबी से बांधा है। लगता है आसपास के अपने ही दायरे की कोई कहानी है।
फर्क इतना भर है कि तुम्हारे पात्रों के पास विद्रोह का स्वर और प्रखर मस्तिष्क है, जो जोर जोर से चीख चीख कर अपने अधिकारों के लिए हर उस वस्तु, विचार या मानव से लड़ने का खुला दावा पेश कर डालते हैं जो उनके रास्ते में बाधा या विघ्न बनकर आते हैं। प्रोफेसर नरेन अभी बोल ही रहे थे कि अंदर से उनकी पत्नी, जो अंदर घर के कामकाज में व्यस्त थी, उनकी तेज तेज आवाज़ सुनकर वहाँ आ गई। इनसे मिलो नीरा, ये सरस है, वही जिसका जिक्र मैं करता रहता हूँ अक्सर तुम्हारे सामने। और सरस, ये मेरी पत्नी है नीरा। सरस ने फौरन ही नमस्कार किया उन्हें। नीरा जी ने प्रत्युत्तर के बाद वही बरामदे में कुर्सियाँ डाल दी और चली गई अंदर चाय बनाने। नीरा जी के अंदर जाने के बाद ही बातों का सिलसिला शुरू हुआ। सर, एक बात पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या मेरा पहला प्रयास सफल बन पड़ा है? जो बात मैं कहना चाहता था, इस उपन्यास के द्वारा बहुत साफ और बेबाक ढंग से सामने आ पाई है या नहीं? मैं ज़्यादा तो तुम्हारे लेखने के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, किंतु इतना ज़रूर है कि जो एक अहम बात हो गई है लेखन में कि जीवन के नज़दीक से भोगे हुए मर्मांतक क्षण एक आम आदमी को मनोव्यथा को ही नज़र दौड़ाने पर भी दिखती नहीं आज के साहित्य में। उससे तुम बहुत अलग हो, बहुत सही भी हो अपनी जगह, वरना तो आज का साहित्य राजनीतिक हो गया है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि आज राजनीति के लिए ही गा है ये साहित्य। दोष कहाँ है, कुछ कहा नहीं जा सकता। नरेन जी जब काफ़ी बोल लिए तो सिगारेट निकल कर सरस की तरफ बढ़ाते हुए बोले, लो पियो। मैं जानता हूँ जब तुम मानसिक रूप से थक जाते हो तो एक दो बार पी लेते हो, ले लो अब। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा इसके लिए। सच, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुमसे, लो। एक उन्होंने खुद अपने मुंह में लगा ली और एक सिगरेट सरस को दे दी। उसने भी उनकी भावना को देखते हुए बिना किसी हिल हुज्जत के ले ली सिगरेट। अपने गुरुजी के सामने पहली बार सिगरेट पी। एक बात माननी पड़ेगी कि नारायण ने उसे दिखावे या औपचारिकता के दायरे से बहुत दूर निकाल दिया। उन्होंने ही ये सिखाया सरस को कि जो है सबके सामने स्वीकारो उसे। इसी बीच नीरा जी अंदर से चाय भी ले आई। चाय को प्याले में डाला गया। एक कप नरेन जी और सरस को देने के बाद अपने लिए भी उन्होंने एक कप उठा लिया। तुम्हारा अक्सर जिक्र कर रही डालते हैं ये कि ऐसा है मेरा सरस, ऐसा कहता है मेरा सरस, ऐसा सोचता है मेरा शिष्य, ऐसा लिखता है सरस। नीरा जी ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, ये सब तो सर का प्यार है मेरे लिए। मेरी बुद्धि और कलम की परिपक्वता में इनका भी तो हाथ है। सरस ने प्रोफेसर के प्यार व स्नेह के सामने झुकते हुए कहा। नरेन जी ने उपन्यास को अपनी तरफ से बिल्कुल उसी रूप में पास कर दिया जैसा सरस ने लिखा था। एक शब्दों की भी काटछाट नहीं की उन्होंने। इतने बड़े प्रोफेसर होकर भी कहीं घमंड या अभिमान या अहंग उन्हें छू भी नहीं पाया था। वे मनोविज्ञान क्षेत्रों में एक हस्ती माने जाते हैं। इस क्षेत्र में उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि और इज्जत भी मिली है। उन्होंने ही सरस के लिए किसी प्रकाशक के बात की थी। सरस भी जल्द से जल्द साहित्य में पदार्पण करना चाहता था।
उसके बाद सरस सीधा प्रकाशक के पास चला गया। प्रकाशक ने सरस के जज्बात और अच्छे दिमाग की कद्र करते हुए वही फौरन ही सब तय कर लिया। नारायण ने उपन्यास की भूमिका बड़े ही अच्छे शब्दों में लिखी थी। किसी तरह का गेटअप होगा, किस तरह का डिज़ाइन होगा, किस तरह पब्लिसिटी होगी, ये सब तय हो गया। पूरा 1 सप्ताह लग गया सरस को इस काम में। निश्चित होकर पूरा काम ख़त्म करके 3-4 दिन के लिए उसने अपना प्रोग्राम सिर्फ आराम या सोने के लिए बनाया। रूप के साथ लॉज में आकर काफ़ी रात गए तक वह बियर पीता रहा। शिखा अपने मामी जी की लड़की प्रीति की शादी में इलाहाबाद आ गई। जाना तो वह सरस के साथ ही चाहती थी, किंतु प्रीति ने उसे जोर देकर अपनी शादी में बुलवाया था। प्रीति उसके मामा जी की लड़की ही नहीं, उसकी अच्छी दोस्त और सहेली भी थी, सो वह इनकार नहीं कर सकी। वह शादियाँ कौन रोज़ रोज़ होती है। शादी के बाद तो लड़कियां पढ़ाई हो जाती है, फिर पता नहीं प्रीति से कब मुलाकात हो ना हो। लड़की की शादी थी, सो खूब शोर शराबा व रौनक जमी वहाँ। प्रीति रोज़ बेसन और हल्दी से नहा नहा कर अपनी देह पर हलवा व रंग चढ़वा रही थी। शाम को 6 बजे वह और प्रीति ऊपर छत पर अकेली कोने में बैठी बातें कर रही थी कि किसी की सीढ़ियों से आवाज़ आई। अरे दीदी, आप यहाँ बैठी हो और मैं सारे घर में चक्कर लगाया आपके लिए। क्या बात हो गई इंद्र भाई, कहो। अरे हाँ, इनसे मिलो शिखा, ये मेरे रिश्ते में भाई लगता है इंद्र। इसी वर्षों इन्होंने यहाँ इलाहाबाद में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की है। और ये मेरी बुआजी की लड़की शिखा दिल्ली से आई है। प्रीति ने परिचय करवाया शिखा का इंद्र से, जो प्रीति को ढूंढता हुआ ऊपर आ गया था। इंद्र तो शिखा को देखकर बस अपना आपा ही खो बैठा। हल्के गुलाबी चुस्त सलवार कमीज में शिखा के वक्षस्थल चुंदर न होने की वजह से इंद्र को निगाहें ही नहीं हटाने दे रहे थे अपने ऊपर से। शिखा की नींद से बोझिल पलकों में थकावट और अलसायपन का भी एक अलग अंदाज लगा इंद्र को। बालों को खुला रखने की वजह से शिखा का व्यक्तित्व किसी मेनका या उर्वशी से कम नहीं लगता था। शिखा को होश तब आया अपनी स्थिति का, जब काफ़ी देर तक इंद्र उसे उसी तरह घूरता रहा। शर्म और हया के झीने पर्दे में छुपाना चाहा उसने अपने आप को। शिखा ने पलकें झुकाए हुए ही कहा प्रीति से कि अपने भाई को यहाँ से नीचे भेज दो। इंद्र के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान की लकीर खींच गई, उसे प्रीति से कुछ कहते देखकर। उसने चोर नज़रों से एक बार फिर देखा शिखा को और प्रीति के कहने से पहले ही वहाँ से चला गया। शिखा को अपने ऊपर कोप हो आई कि क्या उसने चुनरी तक नहीं ली और वैसे ही चली आई प्रीति के साथ ऊपर। रात देर गए तक शिखा व्यस्त रही काम में। बीच में जब कभी भी किसी काम के दौरान इंद्र उसके सामने आता तो हाथ अनायास ही वक्षस्थल की तरफ उड़ जाते शिखा के। शिखा की इस बात को हर बार एक मौन निमंत्रण ही समझा इंद्र ने। जब भी मौका मिला इंद्र को वह उसके आसपास ही बना रहा। थकावट और नींद की वजह से वह एकांत में ऊपर आ गई। नीचे फेरों की रस्म हो रही थी।
मुंडेर के साथ लगे खड़े खड़े उसे सरस का ख्याल आ रहा था कि पीछे से आवाज आई, अरे आप यहाँ खड़ी है अंधेरे में। ये इंद्र ही था जिसने